वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एलिन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की सहायता से करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। उसी जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों की सहायता से हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आइए हम सर्वप्रथम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। एक अक्रिया दिया गया है जिसमें पूछा गया है मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो अक्रिया में देख रहे हैं एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ अक्रिया कराते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। कहने का मतलब इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। कैसे आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा? क्योंकि जब सिल्वर साइनाइड के साथ इसकी अक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में आइसो कंपाउंड का निर्माण होता है। अगर यही पर सिल्वर साइनाइड के स्थान पर सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ अक्रिया कराते हैं तब आइसोसाइनाइड नहीं बनता, तो क्या बनता? साइनाइड कंपाउंड बनता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तब हो जाता है एथिल साइनाइड अगर इसके स्थान पर सोडियम या पोटेशियम लिए होते। क्यों? क्योंकि इस यौगिक में सोडियम या पोटेशियम वाले यौगिक में आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है और सिल्वर के साथ जब साइनाइड जुड़ता है तो उस कंडीशन में सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। तो सहसंयोजी यौगिक का जब निर्माण करेगा तो ये कार्बन परमाणु सिल्वर के साथ जो होता है एंगेज हो जाता है या सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में ये कार्बन फ्री नहीं रहता है, तब नाइट्रोजन अटैक करता है। नाइट्रोजन अटैक ब्रोमीन को रिप्लेस करके आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है किसका गलनांक उच्च होता है। अगर हम बात करें गलनांक की तो डी विकल्प सही है। डी विकल्प क्या है? इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों ये सही है इस बात को भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोरीन एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पर है। मैक्सिमम दूरी होने पर रिपल्सन सबसे कम होगा और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पर ये डी विकल्प आपका सही है। सी वाले में आप देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है मेटा पर जुड़ा हुआ है और बी में आप देख रहे हैं आर्थो पर जुड़ा हुआ है, इसमें कोई क्लोरीन ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम गलनांक की बात करें तो ये डी विकल्प सही होगा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच आर द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैग्नीज। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा SN1 क्रियाविद के द्वारा अक्रिया संपन्न होगी। तो आपका A, B, C, D 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका A सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो SN1 मैग्नीज में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और अगर कार्बोकेटायन जिसमें कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वह यौगिक SN1 मैग्नीज्म के थ्रू होगा। तो आप पहले में देख रहे हो कि इससे एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है जो क्या करता है इस कार्बन रिजोनेंस के कारण इस कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और बढ़ा देने के कारण यह यौगिक SN1 मैग्नीज्म के थ्रू होगा और सभी की तुलना में। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला चौथा है। अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है बेंजिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम तथा ईथर की उपस्थिति में क्या बनता है। फिर पुनः दूसरे स्टेप में अगर इसका जल अपघटन कराया जाता है तो अंतिम और लास्ट उत्पाद क्या बनेगा, हमको यही देखना है। तो आइए अक्रिया कराते हैं। अगर बेंजिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ अक्रिया कराते हैं तो C6H5CH2MgBr प्राप्त होता है, अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दूसरे स्टेप में इसका जल अपघटन कराते हैं। अगर मान लीजिए इसका जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में H2O के साथ। H2O कैसे टूटता है आप लोग जानते होंगे, H+OH- टूटेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, फिर जब टूटेगा तो ये यहाँ पर इसका विघटन हो जाएगा। विघटन के फलस्वरूप ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये आपका हाइड्रोजन आकर के इधर जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट आकर के पॉजिटिव पार्ट की तरफ जुड़ जाएगा और तो बनने वाला आपका जो उत्पाद होगा ये हो जाएगा C6H5CH3। ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, अर्थात इसका नाम है टालुइन। तो आइए देखते हैं विकल्प में कौन सा है। तो ये देखेंगे सी वाला विकल्प जो है C6H5CH3। इस तरह से ये आपका सी वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवें क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, इसको आपको कई बार बताया भी गया है। इसमें कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मुख्य उत्पाद
क्या प्राप्त होता है। अब बेटा आप लोग क्लोरोफॉर्म का सूत्र जानते होंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CH3। अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाए, ऑक्सीकरण कराया जाए मतलब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाए, तो क्या होता है, इसमें जो है COCl2 प्लस HCl बनता है। ये एक बहुत विषैला गैस बनता है जिसका नाम है फास्जिंग गैस। फास्जिंग गैस, इसमें से आप देख रहे हैं विकल्प ए है। विकल्प ए में आपका ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए बेटा अब हम इसके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपका 6वां क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव 2 रीजन। अर्थात कहने का मतलब क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? 2 कारण दीजिए। तो इसमें से पहला कारण जो बनता है वो रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस के कारण जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य डबल बंद करेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि sp2 संकरण पाए जाने के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, जो कि इसके रिएक्टिविटी को घटा देती है। ये तो बात रही इसकी रिएक्टिविटी की। इसी क्रम में अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड की ध्रुवता की, तो पूछ रहा है क्वेश्चन एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी ये जल में अविलेय है, क्यों? तो आप यहाँ पर बता सकते हो क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जिसके कारण यह जल में अविलेय होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेसिव मिक्सचर क्या होता है। तो रेसिव मिक्सचर को आप डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा मिश्रण जिसमें 2 प्रकार के यौगिक उपस्थित हो। एक यौगिक ऐसा जो प्रकाश के लाइट को अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। अगर इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हेलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, क्यों? तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। चूंकि आप जानते होंगे बेटा हेलो एल्केन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। क्यों विलेय होते हैं? क्योंकि वह उनके साथ सहसंयोजी बंध आसानी से बना लेते हैं और सहसंयोजी बंध बना लेने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप है। अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप एक लाइन में दे सकते हो, क्योंकि इसमें रिजोनेंस पाया जाता है और उसके सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सहायता से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे या नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको एक बार हम बता चुके हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है समझा देते हैं। क्योंकि ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब यह क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस पाए जाने के कारण इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होने के कारण यह समूह आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कायरल अणु है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कायरलिटी की या कायरल अणु की, तो इसके क्या कंडीशंस होने चाहिए? कंडीशन यही होने चाहिए कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, ए, बी, सी और डी। अगर किसी यौगिक में कार्बन परमाणु से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये अणु जो है कायरल अणु कहलाएंगे। तो हमें इसी में खोजना है कि किससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, किस कार्बन से। इस कार्बन से तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें भी नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए यह कायरल अणु नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे यौगिक की, इसमें देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो CH3
CH2 CH3 और यहाँ पर आपका कार्बन है CH। अब हम इसी में खोजते हैं, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी कायरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन में देखते हैं एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक यह पूरा समूह जुड़ा हुआ है मेथिल, और दूसरा जो समूह जुड़ा हुआ है एथिल जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इस कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए यह यौगिक पूरी तरह से कायरल अणु है। तो इन दोनों में से आपका जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में कायरल कार्बन पाया जा रहा है, इसलिए यह कायरल अणु है। तो इस तरह से ये बात रही कायरलिटी की। अगला क्वेश्चन आपका आता है 12वां, कह रहा है कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई मेथिल क्लोरीन की तुलना में C6H5 अर्थात फेनिल क्लोरीन की कम होती है, क्यों? अर्थात इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है और इसकी कम क्यों होती है? तो इसको भी आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण पाए जाने के कारण उसकी विद्युतात्मकता बढ़ जाती है। विद्युतात्मकता बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण उसकी बंध लंबाई घट जाती है। इस तरह से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13वां, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप बता सकते हैं, इसमें पूछा गया SN1 अभिक्रिया कौन तेजी से देगा, ठीक है? तो आप जो है इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इससे भी यह भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यह भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरा फेनिल है, और इसमें क्या है कि दोनों फेनिल समूह जुड़े हुए हैं। और आप जानते होंगे कि SN1 अभिक्रिया में बेटा जो है कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन का निर्माण जिसमें ज्यादा मतलब स्टेबल होगा, वही जो है SN1 अभिक्रिया तेजी से देगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग 2 होने के कारण रिजोनेंस के द्वारा यह कार्बन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि इसमें कम हो रहा है। इसलिए यह जो यौगिक है, यह कंपाउंड आपका जो है वो SN1 अभिक्रिया तेजी से देगा। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। थैंक यू।